हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू प्रेक एग्जाम। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हूं और आज बताने जा रहा हूं पिछले 6 माह के टॉप 25 मोस्ट करेंट अफेयर्स जो विभिन्न विभागों से लिए गए हैं और परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आए भी जो भी परीक्षाएं होने जा रही हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन पर वो संपूर्ण बातें, उन तथ्य भी बताएंगे उन प्रश्नों से रिलेटेड जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। तो चलिए डालते हैं नजर इन प्रश्नों पर। टॉप 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ध्यान दीजिए। पूछ रहा है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। याद रखना चाहिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। असमिया साहित्यकार है नीलमणि फुकन को 2021 में। तो अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं जिसे रिमाइंड हो जाए। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखना चाहिए जी शंकर गुरु को। परीक्षा में बहुत बार पूछा है 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जी शंकर गुरु को 1965 में। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंदन पंत को 1968 में। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंदन पंत को 1968 में। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बहुत बार इधर परीक्षा में पूछ रहा है हाल ही मिला था अमिताभ घोष को 2018 में। अमिताभ घोष को 2018 में। तो इससे 56वां मिला है जानते हैं 2021 में नीलमणि फुकन को। तो 55वां पर भी हम नजर डालते हैं, परीक्षा में वो भी पूछ देता है। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2019 में मलयालम कवि अकीर्तन अच्युतन नंबूदिरी को। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2019 में मलयालम कवि अकीर्तन अच्युतन नंबूदिरी को। 56वां मिला है नीलमणि फुकन को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जान जाइए ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। इतना भी ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। और यह संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं, जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उन 22 भाषाओं में लिखता है तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का हकदार है। इसके अलावा उन 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के अलावा एकमात्र ऐसी भाषा है अंग्रेजी जिसमें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न परीक्षा में पूछा है तो याद रखना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है 11 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और सरस्वती देवी की कांस्य की प्रतिकृति दी जाती है। यह पुरस्कार कौन देता है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास यह पुरस्कार प्रदान करता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास यह पुरस्कार प्रदान करता है। अब चलते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भी हाल ही में घोषणा हुई है 2022 में किसे दिया जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे दिया जाएगा, याद रहना चाहिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी को। कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी को दिया जाएगा 57वां पुरस्कार 2022 में। बड़ा इंपोर्टेंट है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहां मनाया गया, याद रहना चाहिए मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहां मनाया गया, मेघालय में। राय नामक तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है, याद रखना चाहिए फिलीपींस में। वहां ऐसी 2012 के बाद सबसे बड़ा तूफान आया है, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और मरे हैं। तो यह राय नामक तूफान ने पूछता है किस देश में तबाही मचाई है, फिलीपींस में। यह बड़ा इंपोर्टेंट है, यूनिसेफ की नई चीफ किसे बनाया गया है, ध्यान दीजिए। यूनिसेफ की जो नई चीफ है बनाया गया है कैथरीन रसेल को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का चीफ बनाया गया है। इनसे पहले कौन था, तो याद रहना चाहिए हेनरिएटा फोर्ड। कैथरीन रसेल से पहले हेनरिएटा फोर्ड थी यूनिसेफ की चीफ, जिनके इस्तीफा देने के बाद कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया चीफ बनाया गया है। तो यूनिसेफ पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सदस्य देश हैं 190। यूनिसेफ के सदस्य देश हैं 190। एनटीपीसी में पूछा था, एनटीपीसी रेलवे में CBT 1 में कि यूनिसेफ के सदस्य देश कितने हैं, तो 190। ये भी पूछा था यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला। एनटीपीसी में आया हुआ सर प्रश्न है किसी न किसी शिफ्ट में, तो याद रखना चाहिए यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1965 में। ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है, यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब मिला, 1989 में। मैं यूनिसेफ से जुड़ी हर वो इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं जो परीक्षा दृष्टि से, सिर्फ प्रश्न नहीं बता रहा हूं, जिससे आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें ही मिल जाए। तो यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला शांति का बेहतरीन कार्यों के लिए 1965 में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला 1989 में। और ये बड़ा इंपोर्टेंट है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही मनाया गया है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर में बच्चों को शिक्षा, पोषण, उनकी सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए कार्यरत है। तो चलिए समझते हैं नए सवाल। सिक्किम की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है। सिक्किम की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है, याद रखना चाहिए। इस मछली का नाम है कापर महसीर। इसे कटली मछली कहते हैं। यह तीस्ता और रंगित नदियों में पाई जाती है। इसे सिक्किम का राजकीय मछली घोषित किया गया है। एक नजर डाल लेते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद और राजधानी है गंगटोक। तो ये ध्यान देना है, परीक्षा में पूछ देता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और राजधानी है गंगटोक। इतना ध्यान रखना है। सिक्किम को पहाड़ों का फूल भी कहा जाता है। सिक्किम को पहाड़ों का फूल भी कहा जाता है। चलिए इस पर डालते हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो याद रखना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ही भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिए। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 33 न्यायाधीश और 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो याद रखना है NV रमन्ना। 21 नंबर पर हैं, तो 48वें नंबर के जज हैं। यदि आपसे पूछ देता है सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, तब बताइए। हाँ, हीरालाल पंत जी कानिया थे। अब ध्यान दीजिए, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को कौन से अवार्ड दिए गए हैं। सुपर 30 ध्यान दीजिए, जिसमें ऋतिक रोशन ने रोल किया है और ये बहुत ही पटना के फेमस टीचर हैं और ये बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं IIT की पढ़ाई के लिए। इनके अच्छे कार्यों के लिए पर फिल्म भी बनी है सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन ने रोल किया है। तो सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद कुमार। इनको कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो याद रखना है इन्हीं साल 2 अवार्ड दिए गए हैं। पहला है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 और दूसरा है सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2 अवार्ड दिए गए हैं। पहला है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021, दूसरा है सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021। बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला ई-वोटिंग ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। भारत का पहला ई-वोटिंग ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो याद रखना है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने भारत का पहला ई-वोटिंग ऐप लॉन्च किया है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में हुआ, इसमें जानते हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम की राजधानी इटली में हुआ था। तो अब डालते हैं G20 2022 कहां होगा। ये तो G20 2021 था इटली में, तो G20 2022 होगा इंडोनेशिया के बाली में। और तो इससे पीछे भी जरा नजर डाल लेते हैं। G20 2020 कहां हुआ था, तो सऊदी अरब के रियाद में। तो ध्यान दीजिए, G20 2020 सऊदी अरब के रियाद में, G20 2021 रोम के इटली में, G20 2022 होगा बाली में, इंडोनेशिया के बाली में। अब चलते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। बड़ा ही इंपोर्टेंट है, जानते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को
2018 में संवैधानिक दर्जा मिला है। इससे पहले इसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ नहीं था। तो ये बताते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो याद रखना है डॉक्टर भगवान लाल साहनी को। तो इस पर एक महत्वपूर्ण नजर डाल लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1993 में। इसमें कुल सदस्य होते हैं 5, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है अधिकतम 3 वर्ष। और ये जान जाइए, इनकी नियुक्ति अधिकतम 2 बार ही करने का प्रावधान है। इससे ज्यादा बार इन्हें उस पद पर दोबारा नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। एंटी गूगल लॉ बड़ा इंपोर्टेंट है, किस देश ने लागू किया है, याद रखना चाहिए। इस पर बहुत लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और अब जाकर इस पर फैसला हुआ है। तो ये लागू किया है दक्षिण कोरिया ने। गूगल और एप्पल कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए, कि दरअसल ये कंपनियां जो थी अपने प्ले स्टोर से ऐप लॉन्च करती हैं, तो उनसे पैसे लेने का दबाव डाल रही थी। इन्हें इनकी मनमानी रोकने के लिए दक्षिण कोरिया ने एंटी गूगल लॉ लॉन्च किया है। ये पूछता है इस लॉ को कहा जाता है एंटी गूगल लॉ। किस देश ने लागू किया है, याद रखना चाहिए, बड़ा इंपोर्टेंट है, दक्षिण कोरिया ने। जोधा बनो अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है, बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। जोधा बनो अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो याद रखना है केरल ने। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए लोगों को जागरूक, अवेयर और उन्हें पूरे जोश से भरने, उत्साह से भरने के लिए अभियान चलाई है केरल ने योधा बनो अभियान, कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए। और तो थोड़ा यह भी नजर डाल लेते हैं, केरल के सीएम कौन है, पिनराई विजयन, पी विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में बनी है, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यह देश है अल सल्वाडोर, जो यह मध्य अमेरिकी देश है। यहाँ पर दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है जानते हैं, नायब बुकेले। इसकी राजधानी है सान और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। तो ध्यान दीजिए, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहां बनी है, तो याद रहना चाहिए ये बिटकॉइन सिटी जो बनी है वो है अल सल्वाडोर। तो बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, तो पहले हम जान लेते हैं बिटकॉइन क्या है। बड़ा ही चर्चित रहा है, अभी भारतीय संसद ने इसे मान्यता नहीं दिया है। दुनिया कई देशों में इसे मान्यता धीरे धीरे मिल रही है। तो इसे मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, तो बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश है अल सल्वाडोर। तो यह बिटकॉइन है क्या, इसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जानिए, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसका लेन देन डिजिटली ही किया जा सकता है। जैसे हम अपना रुपए पैसा जो है, नोट्स होते हैं हमारी मुद्रा, उसे हम हाथ में लेते हैं देते हैं, ऐसा भी लेन देन होता है। परंतु बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा है जो है डिजिटल करेंसी है। इसका लेन देन डिजिटली ही होता है। इसे हाथ में, मतलब समझिए छंद मुद्रा है, ये है बिटकॉइन। अब ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, याद रखना चाहिए 48वां स्थान रहा है। तो आज हम डाल लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी एक नजर, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे ही। तो चलिए समझते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत को 48वां स्थान मिला है। तो पहले स्थान पर कौन रहा भाई, पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, जिसने टोटल 113 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 उसने कांस्य से जीता है। दूसरा स्थान पर रहा चीन, जिसने 88 मेडल जीते। तीसरा स्थान रहा जापान, जिसने जीता है 58 मेडल। और भारत रहा है 48वें स्थान पर। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं और यह अब तक का भारत का ओलंपिक में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। इससे पहले इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो जानते हैं वो पदक, जो 7 पदक हैं उसमें 1 स्वर्ण गोल्ड मेडल, 2 है सिल्वर मेडल और 4 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो वो मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीते हैं, किन किन स्पर्धाओं में जीते हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
तो जान जाइए भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण जो है जाने माने एथलीट जीता है, उसने नीरज चोपड़ा ने। एक ही स्वर्ण भारत ने जीता है, वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। और यह एथलेटिक्स में 95 वर्षों के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण है। उन्होंने, यह चोपड़ा ने मेडल जैवलिन थ्रो में जीता था, 87.5 मीटर जैवलिन थ्रो करके। 2 रजत 2 सिल्वर मेडल जीता। पहला सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 केजी वर्ग में। ध्यान दीजिए, भारोत्तोलन में यह दूसरा मेडल किसी महिला ने जीता है। इससे पहले सिडनी ओलंपिक में 2000 में, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। भारोत्तोलन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में भारोत्तोलन में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। और यहां पर मीराबाई चानू ने, दूसरी महिला है जिन्होंने भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक में 49 केजी वर्ग में रजत जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। दूसरा सिल्वर मेडल जीता रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में 57 केजी वर्ग में। अब डालते हैं ब्रॉन्ज। 4 मिला है भारत को। पहला ब्रॉन्ज जीता लवलीना बोर्गोहेन ने मुक्केबाजी में। दूसरा ब्रॉन्ज जीता पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। तीसरा जीता है बजरंग पुनिया ने कुश्ती में 65 केजी वर्ग में। और चौथा जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को फाइनल में हराकर 41 वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहली बार कोई मेडल जीत रही है पिछले 41 सालों में, वो है ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में। उस समय मेजर ध्यानचंद का जमाना था, इसके बाद भी और कई आए अच्छे प्लेयर। इसके बाद जो है 41 साल सूखा ही रहा भारत। सोचिए, भारत का नेशनल गेम्स जो है वो हॉकी है, लेकिन हम हॉकी में इतने पिछड़ गए कि आज 41 साल के बाद हमें उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है जर्मनी को फाइनल में हराकर। इतना ध्यान रखना है। तो यह भी प्रश्न पूछता है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखना चाहिए मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। अब भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? रानी रामपाल। बड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब डालते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर जो परीक्षाओं से रिलेटेड है। यह कौन सा संस्करण था? तो जान जाइए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां संस्करण था। यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला। इसमें कुल 206 देशों ने हिस्सा लिया। कितने देशों ने हिस्सा लिया? 206 देशों ने। इसका शुभंकर मस्कर था मिराई तोवा। इसका शुभंकर था मिराई तोवा। इसका आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाई इमोशन। इसका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशन। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? परीक्षा में पूछता है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ये परीक्षा में पूछता है। तो याद रखना है, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक डबल एम थे। मैंने ऐसे याद किया है, पहले एम से मैरी कॉम, दूसरे एम से मणिप्रीत सिंह। मैरी कॉम जो मुक्केबाजी रही है, जानते हैं भारत की स्टार मुक्केबाजी नहीं महिला, और दूसरे हैं मनप्रीत सिंह जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। तो याद रखना है, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, डबल एम। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। और मैंने बताया है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 65 केजी वर्ग में, कुश्ती में, रेसलिंग में। तो अब ध्यान दीजिए, अब इंटरेस्ट प्रश्न बना डालते हैं। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक स्पॉन्सर जो था वो एमपीएल था। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक आइनॉक्स। तो अब मैं इन पर और तथ्य बना डालते हैं। ये 32वां ओलंपिक आयोजित हुआ है टोक्यो में। 33वां ओलंपिक आयोजित होगा 2024 में पेरिस में। यह एक साल लेट आयोजित हुआ है कोरोना महामारी की वजह से। इसे होना था 2020 में, परंतु कोरोना महामारी की वजह से यह आयोजित हुआ 2021 में। इन बातों पर ध्यान रखना है। दूसरी बात,
यह 32वां संस्करण है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का है। यह आयोजित हुआ टोक्यो में। 33वां संस्करण 2024 में पेरिस में। 34वां संस्करण, हर 4 साल पर ओलंपिक होता है, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 35वें संस्करण की भी घोषणा हुई है, वह 2032 में ब्रिस्बेन में आयोजित होगा। ब्रिस्बेन कहां? ऑस्ट्रेलिया में। तो यह ध्यान दीजिए, 32वां संस्करण 2021 में टोक्यो, 33वां संस्करण 2024 पेरिस फ्रांस, 33वां संस्करण। 34वां संस्करण 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका, और 35वां संस्करण 2032 ब्रिस्बेन में आयोजित होगा। इतना ध्यान रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट चीज है ये। और दूसरी बात, कोरोना महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? तो उत्तर कोरिया। ये भी याद रखना है, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। तो अब मैं समझता हूं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत का 24वां स्थान रहा है। ध्यान, इसमें 48वां है, तो इसमें उसके और ऊपर उसके आधा पर स्थान है, 24वां रहा है। इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 जो है उसने ब्रॉन्ज जीते हैं। प्रथम स्थान पर इसमें रहा चीन, दूसरे स्थान पर रहा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर रहा अमेरिका। इसका शुभंकर था सोमाइटी। ध्यान दीजिए, इसका शुभंकर था वो मिराइतुआ था, इसका शुभंकर है मस्कट है वो सोमाइटी है, पर दोनों का आदर्श वाक्य सेम है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन, वही पैरा ओलंपिक का भी वही आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। दूसरी बात, वही है यूनाइटेड बाय इमोशन, उसका भी इसका भी है यूनाइटेड बाय इमोशन। और इसमें भारतीय दल का, भारतीय टीम का आधिकारिक सॉन्ग था मंजिल है तेरे सामने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना चाहिए सत्या नडेला, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पहले यह इसके सीईओ थे। जानिए किसके स्थान बनाया गया है? जॉन थॉमसन के स्थान पर। पहले जो थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष जॉन थॉमसन थे, उनके स्थान पर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स व पॉल एलन। बिल गेट्स व पॉल एलन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन के रेडमंड में। तो वाशिंगटन के रेडमंड में, बड़ा इंपोर्टेंट है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना है परमेश्वरन अय्यर, जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव हैं। उन्होंने ही पुस्तक लिखी है स्वच्छ भारत क्रांति। यह डायमंड बुक्स द्वारा पब्लिश हुई है। इसका विमोचन किसने किया? जल संसाधन शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। अफगानिस्तान में गठित तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ध्यान दीजिए, वहां पर तालिबान ने हामिद करजई सरकार को अपदस्थ कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये जानना है जरूरी है। मुल्ला हसन अखुंद जो हैं अफगानिस्तान में गठित तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ध्यान दीजिए, पहले लड़कियों की शादी 18 वर्ष में होती थी और लड़कों की 21 वर्ष में, जो संविधान द्वारा ऐसा नियम बनाया है। परंतु हमारे समाज में उससे पहले भी हो जाती हैं, बाद में भी होती हैं। परंतु अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कानूनी रूप से कि अब लड़कियों की शादी भी लड़कों के उम्र के हिसाब से 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों की शादी की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए कानूनन। भारत के पहले व्यक्ति जो समलैंगिक जज हो सकते हैं, भारत के पहले समलैंगिक जज कौन हो सकते हैं? होमोसेक्सुअल जज। हाँ, बड़ा फेमस है। तो याद रखना है सौरभ कृपाल हो सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के समलैंगिक जज। अभी हुए नहीं है, कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश की है, पर केंद्र सरकार अभी उधेड़ बुन में फंसी हुई है कि इनको मान्यता दिया जाए या न दिया जाए। तो नाम है सौरभ कृपाल। जानते हैं हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। वह सिफारिश भेजते हैं
सरकार को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनके नामों का अनुमोदन करता है। फेसबुक का नया नाम क्या है, याद रखना है, बड़ा फेमस है, मेटा। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। और दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर है मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसका हेडक्वार्टर है मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया में। और इस जानते हैं इसका फाउंडर जो है वो मार्क जुकरबर्ग ही है, या हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। हाफ बिजली बिल योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना शुरू किया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 में पहला स्थान किस शहर को मिला है, तो ध्यान दीजिए इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को और तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। ई पंचायत अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है असम और तीसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। ई पंचायत अवार्ड 2021 में पहले स्थान का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान का अवार्ड मिला है असम को और तीसरे स्थान का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। अब जरा एक इंपोर्टेंट प्रश्न मैं बता देता हूं, देश की पहली स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। तो जानिए देश की जब से स्मार्ट सिटी योजना लागू हुई है तो पहली घोषित स्मार्ट सिटी का नाम है भुवनेश्वर। तो देश की पहली स्मार्ट सिटी का नाम है भुवनेश्वर। तो मैं समझता हूं अब आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हर क्षेत्रों से लिया है जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर नए दिन नए अपडेट से।